छात्रों, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 13 जनवरी को है और बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान 20 फरवरी को है। और आप लोगों की तैयारी हेतु हमने एक मॉडल प्रश्न पत्र बनाया है जो प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में इसके फंसने के बहुत ज्यादा चांस हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड व बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस प्रश्न पत्र की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लेना और आपके दोनों परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बोर्ड या प्री बोर्ड के पेपर हम और बनाएंगे, उन्हें भी देख लेना। लेकिन यह प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्प ए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन दिए हुए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1789। अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका है? तो इसका डी विकल्प सही है, ये मैटरनिक का है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में हुई थी। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो वो 1875 को ही, स्थान मुंबई ही था। तो दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, भ्रमित ना हो। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना 1885 और आर्य समाज की स्थापना 1875, स्थान दोनों के मुंबई रहेंगे। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला है, रिएंडर पेस्ट का संबंध किससे था? ऑप्शन दिए, पेड़ पौधों की बीमारी से, मवेशी की बीमारियों से, महामारी से, मनुष्य की बीमारी से। तो इसका सही विकल्प है मवेशी की बीमारी से। मवेशी पशुओं के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ 1929 में हुआ। ये विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी के जो लेखक थे ज्योतिबा फुले थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ये गुलामगिरी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब कहां हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब कहां हुआ था? इसका सही विकल्प है 1992 और रियो डी जेनेरो ब्राजील स्थान है। ब्राजील देश में हुआ, रियो डी जेनेरो नगर 1992। अगला इसका प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? इस प्रश्न को हम पहले ही बता चुके हैं कि कासे कपास, कासे काली। तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है इसका, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। सी विकल्प इसका ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये सन 2014 को आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% ये आता ही है, परीक्षा में आएगा, आपको देखने को मिलेगा। सोपानी सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में की जाती है? सोपानी नाम से भी आ सकता है, सीढ़ी नुमा नाम से भी आ सकता है। तो इसे आपको ध्यान रखनी है, दोनों नाम। तो ये उत्तराखंड राज्य में की जाती है। अगला प्रश्न है, एंथ्रेसाइट्स का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट्स का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध होता है, विकल्प डी सही है, कोयला से। अगला है, निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मतलब दूसरे पर आधारित है। तो ये है लौह अयस्क। लौह अयस्क
आधारभूत खनिज है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ाया है और आपको बताया भी है। देश के अंदर तो आंतरिक व्यापार, और यहां बात हो रही है दो या दो से अधिक देशों के बीच, तो ये होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। विकल्प सी सही है। एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे, दो या दो से अधिक देश हो और आपस में व्यापार करें तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सी विकल्प इसका ठीक है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किनके माध्यम से होता है? तो इसमें विकल्प ठीक है, केंद्र और राज्य। संघात्मक शासन प्रणाली में ए विकल्प इसका ठीक है, केंद्र और राज्य के माध्यम से होता है। अगला इसका 17वां प्रश्न है, इसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? नारी शक्ति, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इनके महिला आरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये इसका विकल्प ठीक है, ए विकल्प ठीक है, 1923 को पारित किया, 2023, ये ए विकल्प इसका ठीक है, 2023 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है 18वां, व्यक्ति की गरिमा और आजादी के संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था कौन सी है? व्यक्ति की आजादी, तो इसमें आजादी तो लोकतंत्र में है, बी विकल्प इसका ठीक है। जनता की जो आजादी है वो लोकतंत्र में है। राजतंत्र में राजा का शासन होता है, लोकतंत्र में जनता अपना शासक चुनती है, तानाशाही ये भी नहीं है। और तो इसमें बी विकल्प ठीक है, लोकतंत्र, जिसे जनता अपना शासक चुनती है। अगला प्रश्न है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का मुख्य आधार क्या है? विकास किसके द्वारा मापा जाता है? तो विकास 3 बिंदु इसके मापक मुख्य हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है, और व्यक्तियों की साक्षरता के स्तर को देखा जाता है। तो अर्थात इसका डी विकल्प सही होगा, सभी, ये सभी आ जाएंगे। इन सभी के आधार पर विकास को निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है 20वां, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उनके, तो ये 1986 में लागू किया गया। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको कभी कभी ये कहते हैं वर्णनात्मक फर्स्ट, ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 4 प्रश्न दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न आपको दिया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप तैयार जरूर कर लेना। इसमें है जर्मनी का एकीकरण कब कैसे हुआ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो इसका जर्मनी का एकीकरण 2 चरणों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था। इसका पहला चरण था प्रुसिया के नेतृत्व में कई जर्मन राज्यों को मिलाकर राष्ट्र बनाया गया था, ये 1871 में हुआ था पहला चरण। दूसरा चरण था 1990 में, शीत युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण। तो ये इस तरह 2 तरह से हुआ था। और इसमें और क्वेश्चन पूछा है महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वान बिस्मार्क की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो क्या था, जर्मन का राजनेता थे, और इन्होंने जो है रक्त और लौह की नीति को अपनाया था, बहुत कठोर थे ये। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के, तो ये तो चीज समझ में आ गई हुई, जर्मन के एकीकरण कैसे कब हुआ था, 2 चरणों में हुआ था, और ऑटो वान बिस्मार्क इसके राजनेता रहे हैं, और उन्होंने रक्त और लौह की नीति को अपनाया, कठोरता की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है अथवा वाला, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 साथियों के साथ 390 किलोमीटर की यात्रा दांडी, समुद्र तट के किनारे दांडी नामक स्थान तक की थी। कितने साथी थे? 78 साथी थे, और 390 किलोमीटर की यात्रा थी, जो 6 अप्रैल 1930 को जाके वहां
समाप्त हुई और नमक का वहां उन्होंने कानून तोड़ा। कुल यात्रा में 24 दिन लगे थे। तो ये थी दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह आंदोलन। क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकते हैं, या तो दांडी मार्च पूछ लेंगे या नमक सत्याग्रह आंदोलन। तो ये गांधी जी द्वारा चलाया गया था और 24 दिन की कुल यात्रा थी। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी और 390 किलोमीटर की 78 साथियों के साथ थी। 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुई थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आते रहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन जो था, सुंदरलाल बहुगुणा ने ये उत्तराखंड में चलाया था, जहां पर वन ठेकेदार जो थे वो पेड़ों को काट रहे थे। और सुंदरलाल बहुगुणा जो पर्यावरणविद थे, उनका मानना था पेड़ बहुत अधिक काटे जाएंगे तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी, पर्यावरण का असंतुलन हो जाएगा और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने स्त्रियों का एक दल बनाया और उन्हें सौंपा गया कि वन विभाग के लोग जहां पर भी पेड़ काटने आए, आप पेड़ों को पकड़ के चिपक जाएंगी उनसे और वो लोग पेड़ नहीं काटेंगे। तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया था। अगला प्रश्न है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता होती है? तो खनिजों के संरक्षण की पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि खनिज किन किन चीजों में उपयोग होते हैं। दूसरी बात ये आती है कि खनिज के जो है भंडार कैसे हैं, सीमित हैं। क्योंकि अब सीमित भंडारों का आप बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके भंडार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो आने वाली पीढ़ी को आप उसे क्या देंगे? तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी ध्यान रखना, उनका भविष्य भी ध्यान रखना है और उनका नियोजित ढंग से उपयोग करें। और क्योंकि खनिजों से प्रदूषण भी हो रहा है तो वो भी रुकेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, नियोजित खनिजों का प्रयोग करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे सुरक्षित बनाए रखें। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट करो, या साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा इसलिए कहा गया है उसके लिए क्योंकि सत्ता के साझेदारी में सरकार में सभी वर्गों की भागीदारी होती है और उसमें सबका हित होता है और ये मजबूत लोकतंत्र होता है क्योंकि किसी का अहित नहीं होता है इसमें, जिसमें स्थिरता कभी नहीं होती है और लोग क्या महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसीलिए सत्ता की भागीदारी आवश्यक। क्यों? व्यक्ति अब सरकार में शामिल होंगे तो उन्हें अपने आप को सुरक्षित महसूस होगा, क्यों? उनकी उसमें भागीदारी है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं दो प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बात तो ठीक है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष इसलिए है, भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। आप जानते भी होंगे, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, काफी धर्म, पारसी हैं, काफी धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं। भारत के संविधान में ही ये अंकित कर दिया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और इनके दो प्रावधान अनुच्छेद बनाए गए हैं, संविधान में अंकित किया गया है कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बनाया गया है। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाई गई है। तो धर्म के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनके आप अपने धर्म संबंधी प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अपने जो भी विचार हैं आप उसे आराम से रख सकते हैं और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो इनका भी अगला प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, चाहे प्री बोर्ड परीक्षा हो चाहे बोर्ड परीक्षा हो। इसलिए इनका अध्ययन बहुत जरूरी है और इन्हें कई बार वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको ये याद हो जाएंगे। क्योंकि आपके पास लिखे नहीं होंगे तो मैंने इन्हें प्रश्नों को समझाया है। आप मेरी बात को ही सुन लेंगे और वहां लिखे आएंगे तब भी आपके पूरे नंबर
आएंगे। नंबर में कोई कटौती नहीं होगी, इसलिए वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको हमारी बात सुनने से ही याद हो जाए। ये चीज ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड विश्व बैंक के मापदंड से अलग क्यों है? तो देखो, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड अलग है और विश्व बैंक का अलग है। तो यूएनडी का जो मापदंड है, यूएनडी 3 बिंदुओं पर मापदंड अपना रखती है। एक तो ये है, वो स्वास्थ्य को देखती है, शिक्षा और साक्षरता को देखती है, और जीवन स्तर या प्रति व्यक्ति आय को देखती है। इन 3 बिंदुओं पर वो आकलन करती है और उसकी रिपोर्ट सौंपती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, एक ही बात है। तो इन तीनों चीजों को देखकर वो आकलन करती है किसका? विकास का। लेकिन इसका दूसरी तरफ ये बात कही गई है, इसमें विश्व बैंक मापदंड अलग है, विश्व बैंक का अपना मापदंड अलग है। तो विश्व बैंक का मापदंड है केवल प्रति व्यक्ति आय को वह मुख्य आधार मान लेती है, प्रति व्यक्ति आय को ही आधार मानकर और अपनी विकास की वो योजनाएं तैयार करके और विकास का ब्यौरा बना लेती हैं। तो इसमें यूएनडीपी और विश्व बैंक में क्या अंतर है? यूएनडीपी जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, इन 3 चीजों को ध्यान में रखती है, जबकि विश्व बैंक केवल एक चीज को ध्यान में रखती है, प्रति व्यक्ति आय को ही आधार मानती है। तो ये चीज आपकी खूब समझ में आ गई होगी ध्यान से। और अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य लिखिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य जो हैं, अनेक कार्य हैं, लेकिन हम कुछ कार्य जो महत्वपूर्ण हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो पहला इसका कोई भी कार्य है, ये तुमने देखा होगा कि छोटी छोटी अन्य बैंकें हैं, वो बैंक पैसा कहां से लाती हैं? सारी बैंक के पैसा जो है रिजर्व बैंक से पैसा लेती हैं और इसके बाद अपना वित्तीय संचालन करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिजर्व बैंक से पैसा लिया, तो एक नंबर ये हो गया कि ये बैंकों का बैंक है। कौन? रिजर्व बैंक। अन्य बैंकों को पैसा देने का काम करता है, तो ये बैंकों का बैंक है। दूसरा नंबर, मुद्रा जारी करना रिजर्व बैंक का काम है, मुद्रा को या करेंसी को ये जारी करते हैं। अगला नंबर है, ये सरकार का बैंकर है, सरकार का संपूर्ण लेखा जोखा इसी के पास रहता है। किसका? सरकार का। तो ये कैसा है? सरकार का बैंक है। अगला है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन रिजर्व बैंक ही करता है। अगला है इसका, भुगतान प्रणालियों का नियामक करना। और लास्ट इसका पॉइंट है, वित्तीय संस्थाओं का पर्यवेक्षक। कोई भी वित्तीय संस्था है तो उसकी देख रेख में वो चलाई जाती है, उस पर उसकी नजर रहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, ये 4, 5, 5, 6, 7 कार्य हमने आपको बताए थे। इन्हें बिल्कुल ध्यान रखना और परीक्षा में आए तो आप इन्हें लिख देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद ये आपके विस्तृत उत्तर ये प्रश्न आते हैं, इनकी मैंने वीडियो बनाई है कुछ की, और कुछ जो है आपको 2-4 दिन में हम बनाकर दे देंगे। और वरना आपके पास जो शायद तो उसमें देख लेना, और अभी आप इसे लेके आएंगे परीक्षा में अगर इनमें से प्रश्न आते हैं। और इनमें से आते नहीं है, आएंगे ही, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आने वाले हैं। जैसे पहला प्रश्न इसका है, फ्रांस की क्रांति क्या थी, इसके मुख्य कारण लिखिए। और अगला प्रश्न है, ये मेरा पढ़ाया हुआ प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसके कारण लिखिए। एक प्रश्न ये अथवा में है। और दूसरा प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व, इसके प्रकार बताइए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा महत्व है। लगभग उस दिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है, 19% भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की ही रहती है। अगला है, अथवा में इसका प्रश्न आएगा, मृदा क्या है? मिट्टी। पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह, वही तो मिट्टी है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका पूरा एक मैंने प्रश्न, एक वीडियो बनाई है, आप उसमें यूट्यूब पर देख लें। हमारे चैनल पे जाएं और वहां पर इसे आराम से देख सकते हैं। अगला एक प्रश्न है, संघवाद क्या है? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, अथवा में इसके राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इनके 4 कार्यों का वर्णन
कीजिए। तो भारत में तो अनेक राजनीतिक दल हैं। दल ही क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ तो दल ही दल हैं, अर्थात दलदल मान लो, बहुत दल हैं। अगला इसका प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है, प्रत्येक की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको पढ़ाए थे आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 क्षेत्रकों में बांटा गया था। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो सब आप ध्यान रखेंगे और उन्हें। अगला प्रश्न है, बाजार में उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, इनके विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। उपभोक्ताओं का शोषण तो आप जानते ही होंगे, 1986 में इसका कानून भी लाया गया था। और शोषण क्या है, घटतौली भी करते हैं, और कभी कभी वस्तुओं के रेट भी ज्यादा ले लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है आपको गलत वस्तुएं दे देते हैं। तो ये कई तरह से ऐसे हैं, इसको प्रश्न को कराया हुआ है, इसे आप देखना। बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है और इसके बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। इसके बाद एक प्रश्न आता है, मानचित्र संबंधी कार्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इसे हल करना है, और ये बहुत अच्छा प्रश्न होता है। इसमें पूरे नंबर मिलते हैं, कहीं नंबरों की कोई कटौती नहीं होती है। तो इसलिए पहला प्रश्न इसका है, इसमें मानचित्र भर के हम आपको दिखाते हैं। इसका पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी और बहुत लोग मारे गए, वह घटना है यहाँ की। अगला प्रश्न है, वह जनपद जहां चौरी चौरा घटना घटी, जिस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन गांधी जी की एक बात ये थी कि आंदोलन जो है वो कैसा होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने थाने में आग लगा दी और उसमें 22 सिपाही जिंदा जल गए। तो इस घटना से गांधी जी दुखी होकर उन्होंने उस आंदोलन को वापस ले लिया था। ये इसकी घटना थी, और ये कहाँ की थी, गोरखपुर। ये है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1929 में देश हमारा आजाद नहीं हुआ था, और तो ये घटना है, लाहौर में अधिवेशन हुआ था। उस समय पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि पूर्ण, वह स्थान बताइए जहां पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो लाहौर भरेंगे। और इस तरह से आए, वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर। कभी कभी ऐसे पूछते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग कहां के अधिवेशन में की गई, तो भी लाहौर आएगा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। अंग्रेजों ने जबरदस्ती नील की खेती करवाई, उसके विद्रोह में गांधी जी ने के नेतृत्व में आंदोलन भी चला था, और वो स्थान था बिहार का चंपारण। चंपारण स्थान आंदोलन हुआ था। अगला इसका 5वां प्रश्न है, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। तो साबरमती आश्रम से हमने बताया था आपके लिए, चले थे 78 साथियों के साथ, और वहां दांडी पहुंचकर समुद्र किनारे वहां पर उन्होंने नमक बनाया। किसने, गांधी जी ने। तो ये तो आपके प्रथम मानचित्र होगा, और उसमें इस तरह से अंकित करना है और उसका नाम भी लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, नौखा। नौखा इसमें सेकंड मानचित्र होगा। ये भौगोलिक मानचित्र होता है, ये ऐतिहासिक होता है। तो इसमें जो संकेत आगे दिया होता है, आपको उसी संकेत के आधार पर मानचित्र में भरना होता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का क्षेत्र। तो ये काली मिट्टी महाराष्ट्र इधर का क्षेत्र होता है, अभी दिखाएंगे मानचित्र में, तो उसमें इसे भर देंगे। और नर्मदा नदी को ही भरेंगे, महानदी, और महानदी पर बना हुआ एक बांध। तो बांध यहाँ पर ये बना हुआ है, ये दिखाएंगे, अभी नदी में दिखाएंगे। अगला है कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये भरना है। और नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, इसे भरना है, ये उत्तर प्रदेश में। तो इन चीजों को आपको सब बड़ी सफाई के साथ भरना है, कोई गंदगी कॉपी पे ना हो, बिल्कुल साफ सुलूफ एकदम कार्य करेंगे, और परीक्षा में आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और भरने का तरीका क्या है, हम आपको मानचित्र में ये दिखा रहे हैं, आप मानचित्र में देख लें। ये देखो, ये मानचित्र है, इसमें पहला प्रश्न है आपका, ये रहा। इस तरह से आपको भरना है, ये चीज ध्यान रखें, बहुत साफ। प्रश्न नंबर 9 का फर्स्ट प्रश्न है, ये आपको जरूर डालना है। और क्या है,
ये अमृतसर स्थान है, तो यहां पे तीर लगा के इधर को लिख देंगे अमृतसर। ये दिखाया गया है 1929 का अधिवेशन, ये देखो लाहौर है। ये कौन सा प्रश्न है? 9 काका थर्ड है। ऐसे ही 9 काका सेकंड चौरी चौरा कांड वाला, ये गोरखपुर है। अगला है 9 काका फोर्थ प्रश्न है, चौथा, ये चंपारण है, नील की खेती वाला। ये 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला है। और 9 काका पांचवा प्रश्न है, तो ये क्या है? वही नमक कानून तोड़ने वाला दांडी यात्रा जो है वो स्थान है। ये सब आप जो है इन्हें इन्हें साफ सुलभ भरेंगे। और ये है दांडी, ये रहा दांडी। तो आप मानचित्र को देख रहे होंगे, इसको आप बिल्कुल साफ भरेंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज जरूर लिखना कि प्रश्न नंबर 9 का थर्ड और लाहौर स्थान का नाम भी लिखना। इस तरह से ये सब भरना है। ये होता है भरने का तरीका। बच्चे क्या करते हैं, केवल स्थान लिखे आए या लिखे आते हैं 9 फर्स्ट, 9 सेकंड, 9 थर्ड। ये बड़ी असुविधाएं आती हैं काफी चेक करते समय बोर्ड की। तो हो सकता है टीचर की दिमाग में 9 सेकंड का उत्तर कुछ और रहा हो और 9 फर्स्ट का उत्तर कुछ और आ जाए, तो हो सकता है आपका धोखे से कट भी सकता है। तो इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप उसको स्पष्टता वहां अंकित कर दें, जिससे कि उसकी एग्जामिनर की समझ में आ जाए कि ठीक इसका उत्तर यही है और कोई संदेह ना हो। ठीक से आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाए। और इसका एक द्वितीय मानचित्र आता है, इस तरह से आपको भरना है। ये चीज ध्यान रखें बहुत साफ। प्रश्न नंबर 9 का फर्स्ट प्रश्न है, ये आपको जरूर डालना है। और क्या है? ये अमृतसर स्थान है, तो यहां पे तीर लगा के इधर को लिख देंगे अमृतसर। ये दिखाया गया है 1929 का अधिवेशन, ये देखो लाहौर है। ये कौन सा प्रश्न है? 9 काका थर्ड है। ऐसे ही 9 काका सेकंड चौरी चौरा कांड वाला, ये गोरखपुर है। अगला है 9 काका फोर्थ प्रश्न है, चौथा, ये चंपारण है, नील की खेती वाला। ये 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला है। और 9 काका पांचवा प्रश्न है, तो ये क्या है? वही नमक कानून तोड़ने वाला दांडी यात्रा जो है वो स्थान है। ये सब आप जो है इन्हें साफ सुलभ भरेंगे। और ये है दांडी, ये रहा दांडी। तो आप मानचित्र को देख रहे होंगे, इसको आप बिल्कुल साफ भरेंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज जरूर लिखना कि प्रश्न नंबर 9 का थर्ड और लाहौर स्थान का नाम भी लिखना। इस तरह से ये सब भरना है। ये होता है भरने का तरीका। बच्चे क्या करते हैं, केवल स्थान लिखे आए या लिखे आते हैं 9 फर्स्ट, 9 सेकंड, 9 थर्ड। ये बड़ी असुविधाएं आती हैं काफी चेक करते समय बोर्ड की। तो हो सकता है टीचर की दिमाग में 9 सेकंड का उत्तर कुछ और रहा हो और 9 फर्स्ट का उत्तर कुछ और आ जाए, तो हो सकता है आपका धोखे से कट भी सकता है। तो इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप उसको स्पष्टता वहां अंकित कर दें, जिससे कि उसकी एग्जामिनर की समझ में आ जाए कि ठीक इसका उत्तर यही है और कोई संदेह ना हो। ठीक से आपको पूरे नंबर प्राप्त हो जाएं। और इसका एक द्वितीय मानचित्र आता है, भौगोलिक मानचित्र। वो भी भारत का ही होता है, भौगोलिक मानचित्र। उसे भी भर के देखते हैं। ये रहा, ये देखो आप, इस तरह हुआ। इसमें पहला प्रश्न आपका है नौखा फर्स्ट। काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, और ये काली मिट्टी का ये क्षेत्र है। ये देख रहे हैं प्रश्न में आपके संकेत बना होगा। ये देखो काली मिट्टी का क्षेत्र दर्शाइए। इस तरह से इन्होंने संकेत बना दिया। सबके संकेत बने हुए हैं, उसी संकेत आपको इस मानचित्र में बनाने हैं, वही संकेत इसका ये सब बना हुआ। अगला प्रश्न आता है नौखा का सेकंड। नर्मदा नदी भरनी है, तो नर्मदा नदी जे इस तरह से दर्शाई गई है यहां पर, नौका सेकंड। अगला इसका तीसरा प्रश्न आ जाता है, ये नौखा थर्ड प्रश्न है। इसमें महानदी दिखानी है और इसमें एक बांध दिखाना है। वो बांध है हीराकुंड बांध। इसमें से एक ही प्रश्न पूछते हैं, या तो बांध पूछ लेंगे नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी तो आपको दिखानी पड़ेगी, तभी तो बांध दिखाएंगे। तो इसमें 2 प्रश्न भी हल हो गए आपके। एक तो नर्मदा नदी आ जाए वो भी बना देंगे, हीराकुंड बांध भरने को आ जाए वो भी बना देंगे। अगला इसका प्रश्न आता है
इसमें चौथा इसका है ये रहा 5वां, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, नौखा 5th। अगला है नौखा 4th है कार्बेट नेशनल पार्क, ये देहरादून में है और ये आपको दिखाई दे रहा है। ये साफ साफ सारी चीजें अंकित की हुई है। आपको भी इसमें बहुत साफ सुलभ मानचित्र को भरना है, प्रश्न भी डालना है और ये सब भरना, नाम लिखना है। हम बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी चेक करने जाते हैं तो हम देखते हैं बच्चे मानचित्र भरने में स्पष्टता नहीं रखते हैं, तो संदेह के आधार पर बड़ी मुश्किल होता है कि इसका सही आंकलन क्या हो सकता है, तो आपके नंबर कभी कभी धोखे में कट भी जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उसमें कॉपी में स्पष्टता रखें, जिससे मानचित्र भरें और एग्जामिनर एकदम देखते ही समझ जाए कि बिल्कुल स्पष्ट है हर चीज और आपको ठीक नंबर प्राप्त हो सके। इसलिए हमने आपको पूरा प्रश्न पत्र आज का हल करवाया है और इस प्रश्न पत्र को आप जरूर तैयार कर लें। आपका जो है परीक्षा में, प्री बोर्ड और बोर्ड की दोनों परीक्षाओं में इस प्रश्न पत्र में से आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसलिए इसे बार बार दोहराएं और इसे पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये भूलें ना, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए प्रश्न पत्र है और भी आपका परीक्षा संबंधी मटेरियल है लेकर आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे और आप उसे अवश्य प्रतिदिन पढ़ा करें, जिससे कि आपका अभ्यास बने और पढ़ने से, बार बार वीडियो देखने से आपको याद हो जाएगा, सुनने से ही याद हो जाएगा। कोई और कार्य कर रहे हैं, किसी और विषय का कर रहे हैं, गणित का, विज्ञान का, और आप थक गए हैं, तो आप लेट के आराम से, ठंड का मौसम है, और लेट के वीडियो को सुने, 2-3 बार सुने, तो आपको आराम से अपने आप याद हो जाएंगे। कोई परीक्षा में कठिनाई नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे और भी प्रश्न लेकर आएंगे।